हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, महात्मा गांधी, जो कि इतिहास का मान लीजिए आप या पॉलिटिकल का मान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी फेमस नाम है महात्मा गांधी। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय को देखेंगे, फिर हम इनके राजनीतिक सामाजिक इनके सारे विचारों को देखेंगे कि किन किन लाइन में जो है इनकी क्या क्या सोच थी, कि राजनीति के प्रति इनका क्या चिंतन था, समाज के प्रति इनका क्या चिंतन था, धर्म के प्रति इनकी क्या सोच थी। इन सभी के बारे में जो है हम बारी बारी से एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे टॉपिक। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी कंप्लीट रहेगी महात्मा गांधी के जीवन परिचय पर, कि कैसे जो है उनका राजनीति में प्रवेश हुआ, कहाँ उनका जन्म, वो कैसे कैसे जो है भारत में इस आज़ादी का जो ये चला था इतने साल तक संघर्ष, उस संघर्ष से ये जुड़े हुए थे। ओके, तो उम्मीद रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1919 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, राष्ट्रीय आंदोलन की इस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग के नाम से कौन सी अवधि जानी जाती है? तो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक की जो अवधि होती है उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चल के सत्याग्रह करके भारतीयों को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। कि उन्होंने भारत में तो भारतीयों का साथ दिया ही था अंग्रेजों से आज़ाद होने में, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में जो भारतीय लोग रह रहे थे उनको भी जो है अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति दिलाई। 1915 में भारत आने के बाद कि जो गांधी जी थे वो 1915 में भारत आते हैं, वो पहले इंग्लैंड में रहते थे। कि 1915 में भारत आने के बाद उन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में कृषकों एवं मजदूरों के आंदोलनों में भाग लिया। 1918 के बाद उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है उसको उन्होंने ज्वाइन कब किया था? तो 1918 ईस्वी के बाद। उनके प्रयासों से कांग्रेस जो है वो शिक्षित एवं मध्यम वर्ग से निकलकर जन जन की कांग्रेस बन गई। मतलब कि पहले तो जो है कांग्रेस में शिक्षित लोग और जो मध्यम वर्ग के लोग जैसे कि अध्यापक, डॉक्टर, वकील ये सब शामिल थे, लेकिन गांधी जी के कांग्रेस में एंट्री करने के बाद जो है कांग्रेस जन जन की कांग्रेस बन गई। मतलब जनता तक भी कांग्रेस को जोड़ा गया, जनता को भी कांग्रेस से जोड़ा गया और उनके विचारों को भी कांग्रेस में शामिल किया जाने लगा। यह सत्य है कि गांधी जी के राजनीति में आने से पहले कांग्रेस के आंदोलन के पीछे जनबल की संगठित शक्ति का काम करने लगी थी, लेकिन रंगमंच पर उनके आते ही देश के राजनीतिक जीवन में एक नई शक्ति आ गई। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने नया रूप धारण किया। कि गांधी जी के आने के बाद जो देश के लिए आंदोलन चला हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के प्रति, उस आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया जिसे कि हम जन आंदोलन कह सकते हैं, मतलब जनता का आंदोलन। अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता का जो संघर्ष शुरू हुआ उसे सावधानी और भिक्षावृत्ति का स्थान चुनौती और संग्राम ने ले लिया। कि जो गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस के जो नेता थे वो प्रार्थना के रूप में या फिर अपनी मांगों के रूप में अंग्रेजी लोगों से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। अब वो भीख बंद हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ चुनौतियां दी जाने लगी अंग्रेजी सरकार को, और एक संग्राम छिड़ गया था देश को आज़ाद करवाने का। तथा गांधी जी द्वारा छेड़ा गया संघर्ष राष्ट्रव्यापी और सर्वसाधारण का आंदोलन बन गया। तो ये एक बेस था छोटा सा कि गांधी जी का क्या स्ट्रक्चर था पूरा। अब हम देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, कहाँ से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, कैसे कैसे जो इनकी जर्नी आंदोलन तक रही। तो ये आपको एक समझाने के लिए पहरा था। अगर आप रिटर्न में इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इनके जीवन परिचय को अब जहाँ से शुरू करने वाले हैं आप इनके जीवन परिचय को यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। इनका प्रारंभिक जीवन, गांधी जी का अर्ली लाइफ की स्टार्टिंग की जो लाइफ इनकी बचपन की लाइफ थी वो कैसी थी।
महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ राज्य में जो है पोरबंदर नामक जगह पर हुआ। गुजरात राज्य है, काठियावाड़ शहर है और वहाँ के जो है एक पोरबंदर नामक स्थान है, वहाँ पर इनका वैश्य परिवार में जो है जन्म हुआ। मतलब ये ऊंची जाति से संबंधित नहीं थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये वैश्य जाति से संबंधित थे। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि राजकोट रियासत में दीवान के पद पर कार्य करते थे। मतलब कि इनके पिताजी नौकरी करते थे राजकोट में। उनके पिता ने इन्हें ईमानदारी, पवित्रता, कठोर परिश्रम की शिक्षा प्रदान की। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि धार्मिक विचारों की महिला थी। तो अब तक हमने देखा कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में हुआ, वैश्य परिवार में हुआ। पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो कि एक दीवान के पद पर नियुक्त थे, मतलब नौकरी लगे हुए थे। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का बाल्यकाल आम बच्चों की तरह बीता। 13 वर्ष की आयु में जो है इनका विवाह हो गया जल्दी ही। किससे विवाह हुआ? कस्तूरबा नाम की एक लड़की से। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की, मतलब 12वीं की परीक्षा पास की। और मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं की परीक्षा पास की। और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए 1888 में इंग्लैंड चले गए। मतलब कि अपनी स्कूली शिक्षा तो इन्होंने गुजरात में ही कंप्लीट की। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पहले जो है 10वीं के बाद ही कॉलेज शुरू हो जाते थे, अभी तो हमारे +2 के बाद कॉलेज स्टार्ट होते ना, तो पहले 10वीं के बाद जो 11वीं 12वीं थी वो भी कॉलेज में होती थी। तो उसमें जो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा गुजरात में पास करके अपने आगे की जो स्टडी थी उसके लिए ये इंग्लैंड चले गए। कब? 1888 ईस्वी में। शुरू में उन्होंने एक अंग्रेज की तरह रहने का निश्चय किया, क्योंकि इंग्लैंड गए थे, नए नए गए थे, तो उन्हें वहाँ का पहनावा, उनका रहन सहन जो है अच्छा लगा। तो इन्होंने भी सोचा कि मैं भी अंग्रेजों की तरह ही जीवन व्यतीत करूँगा, इनकी तरह ही कपड़े पहनूंगा और इनकी तरह ही खाना खाने का अपना स्टाइल ये वगैरह रखूँगा। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी जीवन, क्योंकि इंग्लैंड पश्चिमी साइड में था अंग्रेजों का, तो उन्होंने पश्चिमी जीवन व्यतीत किया अंग्रेजों की तरह। लेकिन जल्द ही उनके जीवन में परिवर्तन आ गया और वे एक भारतीय की तरह रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा पास की, जो कि वकील के लिए होती है। वकील बनने के लिए बैरिस्टर की परीक्षा पास करनी पड़ती, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती। तो उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और बैरिस्टर की परीक्षा पास करके वकील बन गए। इंग्लैंड में इन्होंने अपनी माता की आज्ञा अनुसार मांस, शराब आदि को कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। तो उन्होंने, और ये अपने माता के कहने पर चलते थे बिल्कुल, इन्होंने अपनी माँ के कहने पर ना तो कभी हाथ लगाया और ना ही जो है इन्होंने कभी शराब पी। तो 1891 में जो है गांधी जी वापस भारत आ गए। जाते कब हैं ये? 1888 ईस्वी में। और 1891 में जो है ये वकील अपनी वो परीक्षा पास करके वापस भारत आ गए एक बार, लेकिन ये वापस जाएंगे और मुंबई में राजकोट नामक स्थान पर जो है वकालत करने लगे। इन्होंने जो है यहाँ पर अपना वकील का कार्य करना शुरू कर दिया और अपना ऑफिस खोल लिया। कहाँ पर? मुंबई में। तो इनका छोटा सा जो है प्रारंभिक जीवन के बारे में था कि कैसे इन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई की, किससे इनका विवाह हुआ, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, और ये कब इंग्लैंड में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए और उन्होंने वहाँ कैसा रहन सहन अपना, और कब ये अपनी जो बैरिस्टर की परीक्षा थी, वकालत की जो पढ़ाई थी वो पूरी करके 1891 में भारत आ गए थे। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। अभी दोबारा जाएंगे भारत से बाहर अपनी वकालत के सिलसिले में ही। जो ये हेडिंग मैंने दे रखी है ना आपको, वैसे के वैसे अगर आप इसके जीवन परिचय को लिखेंगे तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐड करना हो कि इनका जीवन परिचय लिखिए और इनके राजनीतिक विचारों के बारे में भी बताइए, तो फिर इतना डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक पेज में जो है इनके
पॉइंट्स को लिख सकते हो, जो जो बात इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रहती है। कितनी हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा लिखने बैठोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा और आपका जीवन परिचय में ही टाइम चला जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो थोड़ा टाइम इसको दो, 1-1.5 पेज का। आगे जो है इनके बारे में जो पूछा गया है उनके बारे में लिखना। जैसे मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। कि गांधी जी 1893 में दक्षिणी अफ्रीका में एक गुजराती व्यापारी रहते थे। कि भारत का एक व्यापारी था जो कि गुजरात का था और वो दक्षिण अफ्रीका में रहता था। तो 1893 ईस्वी में जो ये दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए चले गए। कि गुजरात का एक व्यापारी है, उसका दक्षिण अफ्रीका में वो अपना व्यापार करता था, तो वहाँ पर उसका किसी से पंगा हो गया। तो उसका जो है उसने जो अपना वकील यहाँ से ही हायर किया था भारत से। तो भारत से उन्होंने गांधी जी को हायर कर लिया कि तुम मेरा मुकदमा लड़ो और मेरे साथ साउथ अफ्रीका में चलो। तो ये कब गए हैं? 1893 में एक गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए। उन गुजराती व्यापारी का नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला। ये कई बार वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में उनमें पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए गए? तो याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का सर्वप्रथम प्रवेश जो है 1860 में शुरू हुआ था। इससे पहले भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1860 ईस्वी से जो है भारतीय वहां पर जा रहे थे, नौकरी करने के लिए वहां पर रह भी रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले अंग्रेज, क्योंकि वहां पर भी अंग्रेज रहते थे, तो वो जो है भारतीय मजदूरों को गन्ने की खेती करवाने के लिए एक समझौते के अंतर्गत लेकर गए। कि जो अंग्रेज थे वो भारत से भारतीय मजदूरों को ले गए दक्षिण अफ्रीका में वहां पर गन्ने की खेती करवाने के लिए। इसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि मजदूर वहां पर नौकरी करने के लिए जाते थे और अंग्रेज उनको वहां पर पेमेंट देते थे। तो इस तरह से जो है 1860 के बाद भारतीयों का दक्षिण अफ्रीका में आना जाना शुरू हुआ। तो जब गांधी जी जो है वो इससे पहले गए हुए नहीं थे, तो देखते देखते वहां 3 प्रकार के भारतीय जो इकट्ठे हो गए थे। प्रथम तो जो मजदूर के रूप में मजदूरी करने गए हुए थे वो भारतीय लोग थे। दूसरे वहां पर बसने वाले मजदूर जो वहां पर जो है गए तो स्टार्टिंग से नौकरी करने थे, लेकिन वो परमानेंट वहीं बस गए क्योंकि उन्हें वहां पर काम अच्छा लगने लगा। उनको लगा कि हम यहाँ पर रह सकते हैं और हम यहाँ पर परमानेंट अपना काम कर सकते हैं। तो एक तो परमानेंट रहने वाले भारतीय, दूसरे जो कि कुछ महीने सीजन के अकॉर्डिंग जो है मजदूरी करने गए थे कि हम 2-3 महीने जाते हैं, अभी काम का टाइम है, मजदूरी करके पैसा लेकर वापस भारत आ जाएंगे, एक वो मजदूर थे। और तीसरे जो उनके व्यापारी और क्लर्क थे, व्यापारी क्योंकि जहाँ पर खेती हो रही है वहाँ पर व्यापारी भी चाहिए उस अनाज को खरीदने के लिए। तो तीसरे भारतीय कौन थे? भारतीय व्यापारी थे। तो 3 टाइप के जो है भारतीय साउथ अफ्रीका में उस समय रह रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले ज्यादातर भारतीय जो है वो अशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, जो परमानेंट वहां पर रहने लगे थे। जो थोड़े बहुत शिक्षित थे वो बहुत कम अंग्रेजी जानते थे, उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी और साउथ अफ्रीका में सारे जो है वो अंग्रेज ही रहते थे। तो अंग्रेज जो थे वो वहां पर भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। हम टोटली बात करें साउथ अफ्रीका की कि वहां पर भारतीय कौन कौन से भारतीय रहते थे और उनके साथ क्या क्या अन्याय होता था और गांधी जी ने उन्हें कैसे न्याय दिलवाया, इसके बारे में हम टोटली बात कर रहे हैं। तो भारतीयों को अफ्रीका में कुली या मजदूर कहकर पुकारा जाता था। कि जो मजदूर थे उनको उनके नाम से नहीं पुकारा जाता था वहां पर, बल्कि डायरेक्ट मजदूर या फिर कुली कहकर पुकारा जाता था उनको, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें सड़कों के फुटपाथ पर चलने का अधिकार नहीं था क्योंकि वहां पर अंग्रेज लोग चलते थे। 1906 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एशियाई रजिस्ट्रेशन अधिनियम पारित किया। कि जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी वहां एक सरकार थी, वहां पर उन्होंने एक अधिनियम, एक कानून पारित किया। उस कानून का नाम था एशियाई रजिस्ट्रेशन, जिसके अनुसार अफ्रीका में निवास करने वाले भारतीयों को संपत्ति खरीदने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस अधिनियम के तहत क्या था कि जो भारतीय वहां पर परमानेंट बस चुके थे, अगर उनको वहां पर अपनी कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके लिए जो उन्हें वहां की सरकार से जो है साइन करवाने पड़ेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी और रजिस्टरों के नाम दर्ज करवाने जरूरी कर दिए।
अफ्रीका में भारतीयों को रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने का अधिकार नहीं था कि जिस ट्रेन में अंग्रेज लोग रहते थे तो उच्च श्रेणी के डिब्बों में उन्हें चढ़ने का अधिकार नहीं था। रेल में वो नीची श्रेणी के डिब्बों में यात्रा कर सकते थे। यहाँ तक कि उन्हें होटलों एवं पार्कों में जाने का अधिकार भी नहीं था। जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में ही बस जाते थे उन्हें 3 पौंड वार्षिक कर भी लिया जाता था, क्योंकि ये भारत के लोग थे और वो परमानेंट रूप से अगर साउथ अफ्रीका में बस गए हैं, वहाँ पर रह गए, उन्होंने अपना मकान बना लिया है, तो उनसे जो है पूरे साल का टैक्स भी लिया जाता था यहाँ पर रहने का। परंतु मोहनदास करमचंद गांधी जो है इस प्रकार के अत्याचारों को सहने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने जो है यहाँ पर भारतीयों को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया और उन्हें उनके अधिकार भी दिलवाए थे। तो ये साउथ अफ्रीका की बात हो रही है कि कैसे उन्होंने पढ़ाई पूरी करके वकालत का कार्य शुरू किया और उन्हें वकालत का कार्य शुरू करने के 1-2 साल ही बाद जो एक अच्छा मुकदमा हाथ लगा जो कि दक्षिण अफ्रीका का था, तो वो जो है भारत के व्यापारी के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर उन्होंने भारतीयों के हालात को समझा कि अंग्रेज उनके साथ यहाँ पर कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, उनको कैसे जो है नीची जाति का समझ रहे हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव कर रहे हैं और उनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं उन्हें। तो इन सभी के बारे में गांधी जी को 1893 में जब वो मुकदमा लड़ने के लिए गए तब उन्हें पता चला। फिर उन्होंने इस चीज़ के प्रति उनमें जागरूकता और उन्होंने भारत में भी इस चीज़ को खोजने का प्रयास किया कि कहीं भारत में रह रहे लोगों के साथ भी ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही बिहेवियर नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट, जातीय भेद और गांधी जी कि दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेद जो है वो जोरों पर प्रचलित था। जातिगत भेदभाव, तो ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि भारतीयों के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा था साउथ अफ्रीका में। वहाँ गांधी जी को भी जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो वकील थे तो भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वे डरबन की अदालत में पहुंचे तो उन्हें पगड़ी उतारने को कहा गया, क्योंकि ये वकील थे और केस के सिलसिले में ही दक्षिण अफ्रीका गए। तो जब वहाँ की अदालत में ये पहुंचे तो ये भारत से आए थे और नीची जाति के थे, तो इन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया कि मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा और वो कोर्ट से बाहर चले आए, वो अंदर गए ही नहीं। अफ्रीकी यात्रा के दौरान उन्हें रेल में भी कई बार अपमानित किया गया गांधी जी को, क्योंकि वो वहां पर मुकदमे के सिलसिले में कई दिन रहे थे। एक बार तो उन्हें एक अंग्रेज ने प्रथम श्रेणी के डिब्बे से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। गांधी जी ने पूरी रात प्रतीक्षालय में कड़ाके की सर्दी में बिताई। अगले दिन गांधी जी ने एक गाड़ी के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतारकर ड्राइवर के साथ बैठने को कहा। अतः यहाँ से भी उन्हें उठाकर पायदान पर बैठने को कहा गया। जब गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया कि आप मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो, जब मैं पैसे देकर टिकट खरीद रहा हूँ तो भी आप मुझे रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा क्यों नहीं करने दे रहे। जब उन्होंने विरोध किया तो गांधी जी को वहाँ पर बुरी तरह से पीटा गया। जोहान्सबर्ग में उतरने के बाद उन्हें होटल में कमरा लेना चाहा गांधी जी ने, परंतु उन्हें होटल में भी कहीं पर ठहरने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वो एक भारतीय थे और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं थी। जब उन्होंने जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया जाने के लिए प्रथम श्रेणी रेल का टिकट मांगा तो उन्हें टिकट देने से भी मना कर दिया कि भारतीयों को प्रथम श्रेणी के टिकट जो है हम नहीं बेचते हैं, हम नहीं देंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों को कानूनों का हवाला दिया, तब जाकर उन्हें प्रथम दर्जे का टिकट दिया गया, परंतु उन्हें रेलगाड़ी से बाहर निकाल दिया गया। एक अंग्रेज के कहने पर उन्हें ट्रेन में यात्रा करने दी गई। मतलब इनके साथ काफ़ी अपमान हुआ। टोटली सारी की सारी बातें आपको लिखनी ज़रूरी नहीं है, आप इसमें से 2-4 लाइन इंपॉर्टेंट लिख सकते हो कि गांधी जी के साथ वहाँ पर रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे को लेकर भी भेदभाव हुआ। उन्हें रेल से उतार दिया गया, उन्हें होटलों में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस ऐसे करके जो आप इसको लिख सकते हो कि उनके साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था, क्योंकि वो एक भारतीय थे और नीची जाति से संबंधित थे। इसलिए जो है अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में एक वकील के साथ भी जो है काफ़ी भेदभाव किया। इस यात्रा के दौरान गांधी जी को बहुत कड़वे अनुभव हुए। मतलब उनका एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी ख़राब रहा साउथ अफ्रीका का। गांधी ने प्रिटोरिया पहुंचकर भारतीयों को अंग्रेज़ों के अत्याचारों से मुक्त कराने का निर्णय ले लिया। अब उन्होंने ठान लिया कि ऐसे जो हमारे भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है, उन पर अत्याचार हो, ये मैं सहन नहीं करूँगा। मैं अपने देश के लोगों को इस सब चीज़ों से बाहर निकाल कर रहूँगा।
उन्होंने भारतीयों को इकट्ठा कर बैठक की और अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध एकजुट होने की अपील की, रिक्वेस्ट की कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है इकट्ठे हो जाओ और उनके खिलाफ जो है विद्रोह कर दो या फिर उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। उन्होंने समाचार पत्रों में लेख छपवाए और अंग्रेजों का विरोध किया। ये सब कौन कर रहे हैं? गांधी जी। उन्होंने नटाल एडवर्टाइजर नामक समाचार पत्र को भी एक पत्र लिखा है, जो कि अंग्रेजों का एक अखबार था, नटाल एडवर्टाइजर। तो इस समाचार पत्र को भी जो उन्होंने एक पत्र लिखा कि ये जो मेरा व्यू है, मेरे जो विचार हैं, उसको आप अपने अखबार में छापो, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों का काफी विरोध किया है। ये हम सारा इनका पढ़ रहे हैं हम, दक्षिण अफ्रीका का। आप इसमें से काट काट कर लिख सकते हो टोटली। मतलब अगर आपको अकेला तो जीवन परिचय कभी देगा ही नहीं कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना डिटेल से करवा रही हूँ क्योंकि आपको नहीं लिखना, लेकिन अगर कोई अलग एग्जाम की तैयारी करे जहाँ पर उनको गांधी जी के ऊपर लिखना होता है, तो वहाँ पर इन बच्चों को काफ़ी काम आएगा। मताधिकार वंचित विधेयक और नटाल कांग्रेस का गठन। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की समाप्ति के बाद कि जो ये जिसका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, उनका मुकदमा जब समाप्त हो गया तो उसके बाद गांधी जी जो है भारत आने की तैयारी कर रहे थे। तो उसी दिन भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का जो मामला था वो नटाल सरकार में उठा के, वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने एक फैसला सुनाया उसी दिन कि भारतीयों को जो है वोट देने का अधिकार साउथ अफ्रीका में नहीं है। यह विधेयक है, यह कानून जो है नटाल विधानसभा में पारित होने वाला था, इसलिए गांधी जी ने वहीं रुककर इस विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया कि मैं भारत वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि जो ये कानून पास हुआ है मैं यहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहकर इस कानून का विरोध करूंगा। 1894 से लेकर 1906 तक गांधी जी ने भारतीयों को 1894 से लेकर 1906, देखो इतने साल है, 6 साल ये और 6 साल, 12 साल जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही रहकर राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए उदारवादी आंदोलन चलाया। कि सत्य अहिंसा के आधार पर जो उन्होंने आंदोलन चलाया, वहाँ पर सरकार के कानूनों का विरोध किया, वो भी नरम स्वभाव से। सरकार को पत्र लिखते रहते थे कि आप भारतीयों के साथ गलत कर रहे हो, ये कानून जो है गलत, आपको भारतीयों को ये अधिकार देना चाहिए, ऐसे करके जो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया वहाँ पर। वे दक्षिण अफ्रीका विधानमंडलों के सदस्यों, उपनिवेशों के गृह सचिवों तथा ब्रिटिश संसद को समय समय पर प्रार्थना पत्र भेजते रहे। वे जानते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी को विश्वास था कि यहाँ की जो अंग्रेजी सरकार है दक्षिण अफ्रीका की, वो भारतीयों के साथ जो है मतलब भेदभाव नहीं करेगी और उनकी मांगों को पूरा करेगी जरूर। उन्होंने विभिन्न समुदायों को और भारतीयों को संगठित कर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। अपने भाषणों द्वारा भारतीयों की मांगों का प्रचार किया कि भारतीय लोगों की क्या क्या मांगे उन्होंने भाषणों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाया। उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का भी गठन किया कि उन्होंने वहां पर अपना एक संगठन बनाया, एक अलग सरकार बनाने की भी कोशिश की। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला और भारतीयों की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु इन सभी का नटाल सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। सरकार ने उनकी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मताधिकार का जो विधेयक या कानून था वो पास कर दिया गया। गांधी जी ने इस कानून का काफी विरोध किया और 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षर करवाकर एक प्रार्थना पत्र लिखा और वो कहाँ पर भेजा, वो ब्रिटेन इंग्लैंड में भेजा, भारत सचिव के पास। ठीक है, इसमें महारानी को इस विधेयक पर हस्ताक्षर न करने की अपील की गई क्योंकि वहां पर अंतिम रूप से उस कानून को पास होना था। तो गांधी जी ने महारानी को लेटर लिखा, इंग्लैंड की महारानी को, कि आप जो ये कानून बनकर आपके पास आ रहा है, आप इस कानून पर हस्ताक्षर ना करें ताकि यह कानून ना बन सके, यह विधेयक पास ना हो सके। अतः ब्रिटिश सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान नहीं की, मतलब अंग्रेजों ने नहीं चलने दी गांधी जी की। परंतु नटाल सरकार ने इस विधेयक में कुछ परिवर्तन करके जो है इस कानून को पास करवा दिया। इस पर महारानी ने भी अपने सिग्नेचर कर दिए। महात्मा गांधी अपनी इस असफलता से विचलित नहीं हुए, मतलब निराश नहीं हुए, और उन्होंने लगातार जो है संघर्ष जारी रखा। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से अपना विरोध जो है वो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में जारी ही रखा। नेक्स्ट हमारा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह।
तो इतना ही है, दक्षिण अफ्रीका का मैटर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो हम भारत में एंट्री करेंगे और भारत में गांधी जी ने क्या क्या किया उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। जैसा कि पीछे वर्णन किया जा चुका है कि एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया मताधिकार वाला, उसी एक्ट की बात हो रही है कि भारतीयों को अफ्रीका में निवास करने के लिए अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा यहाँ पर मकान है, हम मकान में इतने लोग रहते हैं। सारा की सारी जो बायोडाटा था वो अंग्रेजी सरकार के पास उन्हें जमा करवाना पड़ता था और टैक्स भी देना पड़ता था और भारतीयों को अपनी अंगुलियों के निशान भी देने पड़ते थे। तो पंजीकरण प्रमाण पत्र को हमेशा अपने पास भी रखना पड़ता था, ताकि क्योंकि सरकार जो कभी भी आकर उनके घर में आकर उनका वो चेक कर सकती थी कि आपका रजिस्ट्रेशन दिखाओ कि आप यहाँ पर रह रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है नहीं, तो आप वो कागज हमें दिखाओ। तो ऐसे जो है उन पर काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई और अधिकारियों के मांगने पर उस पंजीकरण को दिखाना अनिवार्य था। अतः गांधी जी 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में, जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, तो जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर का नाम है, वहाँ पर भारतीयों की एक सभा बुलाई। वहाँ पे भारतीय लोगों को उन्होंने, गांधी जी ने इकट्ठा किया। इस सभा में रजिस्ट्रेशन कानून के विरोध में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने को कहा कि गांधी जी ने कहा कि जो ये कानून अंग्रेजी सरकार ने तुम पर थोपा है यहाँ पर रहने वाले भारतीयों पर, उसके खिलाफ हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इस आंदोलन में सभी मेरा साथ दें ताकि हम सबको न्याय मिल सके। इस कानून को समाप्त कराने के लिए गांधी जी ने आखिर तक संघर्ष करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने पैसिव रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की और सभी भारतीयों से कहा कि अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाओ। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाओ, फिर हम देखते हैं कि सरकार हमारे साथ क्या करती है, उसके बाद हम निपट लेंगे। रजिस्ट्रेशन की तारीख निकल जाने के बाद सरकार ने कठोर निर्णय लिया। गांधी जी सहित जो 27 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका छोड़ने का आदेश दे दिया और उन पर मुकदमा भी चलाया गया कि ये लोगों को भड़का रहे हैं यहाँ पर और भारतीयों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मना कर रहे हैं। तो इस सारे मैटर पर जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा छिड़कर उनका काफ़ी विरोध किया अंग्रेजी सरकार ने वहाँ पर, और गांधी जी को कहा कि आप दक्षिण अफ्रीका छोड़कर चले जाएं वरना आप पर कार्यवाही की जाएगी। नटाल सरकार के आदेश का उल्लंघन करने पर 155 भारतीयों को जो है जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन भारतीयों को जेल का खौफ बिल्कुल समाप्त हो गया था। उन्हें किंग एडवर्ड होटल कहना आरंभ कर दिया। इसके पश्चात वहाँ की सरकार ने गांधी जी को समझौते के लिए बुलाया, क्योंकि सरकार को लगने लगा कि अगर भारतीयों को हम जेल में डाल रहे हैं तो भी उनको किसी बात का डर नहीं है और ना ही गांधी जी देश छोड़कर जा रहे हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि वहाँ की सरकार ने कि गांधी जी को बुलाया जाए, उनके साथ एक समझौता किया जाए कि वो क्या चाहते हैं और फिर हम जो एक अंतिम निर्णय लेंगे। और गांधी जी को समझौते के लिए बुलाया गया और कहा कि यदि भारतीय स्वयं अपना पंजीकरण कराएं तो सरकार जो है अपना निर्णय वापस ले लेगी। इस पर गांधी जी ने सहमति जताते हुए कहा कि सबसे पहले स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कराया, परंतु सरकार ने पंजीकरण कानून को समाप्त नहीं किया। अतः गांधी जी ने पुनः सत्याग्रह आरंभ कर दिया और उनके कहने पर भारतीयों ने अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र जो वो आग में जला दिए। मतलब समझौता हुआ नाम मात्र का, लेकिन सरकार ने जो अपना ये कानून समाप्त नहीं किया, उन्होंने ये कानून लागू ही रखा कि यहाँ पर रहने वाले भारतीयों को अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो मतलब ये है कि सत्याग्रह जो गांधी जी ने दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार ने कोई खास एक्शन नहीं लिया था इसके प्रति। इसके बाद भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए अफ्रीका की सरकार ने एक कानून और पास किया। इस कानून का विरोध करने के लिए भारतीय जो है वो नटाल से ट्रांसवाल पहुंच गई। ये वहाँ की जगहों के नाम है। नटाल शहर से जो ट्रांसवाल नगर था वहां पर पहुंच गई। अंग्रेज सैनिकों ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, उन भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जो कि विरोध कर रहे थे। 1908 में गांधी जी सहित अनेक भारतीय जो है वो जेल में बंद कर दिए गए। वहाँ पर जो है इन पर जेल में काफ़ी अत्याचार भी किए गए गांधी जी पर, और जो अन्य भारतीय जो कि विरोध कर रहे थे इस कानून का, उन पर काफ़ी अत्याचार किए गए। इसके अतिरिक्त जेल में
निम्न दर्जे के काम कराकर उन्हें अपमानित भी किया गया। मतलब उनसे झाड़ू पोछा करवाया जाता था, उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाता था, उनसे बर्तन धुलवाए जाते थे। ऐसे गंदे गंदे काम जो है जेल के होते थे, वो सारे काम भारतीयों से करवाए गए वहां पर। सरकार ने भारतीयों को देश से निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीयों को कहा कि अब यहाँ पर तुम्हें रहने की परमिशन नहीं है। जितने भी भारतीय यहाँ पर परमानेंट रूप से रह रहे हैं वो सारे अपने देश वापस चले जाइए। जिससे वहाँ के व्यापारी जो थे उनको भी पैसे की हानि हो रही थी, क्योंकि उन्हें बेचने के लिए जो माल नहीं मिल रहा था। तो जो है सत्याग्रह धीमा पड़ने लगा, क्योंकि लोग हटने लगे, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था व्यापारियों को। पहले व्यापारी भी गांधी जी के साथ थे, लेकिन जब उनको पैसे का नुकसान हो रहा था तो वो सारे जो है गांधी जी से दूर होने लगे और उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस समय गांधी जी के पास धन की कमी पड़ गई। उनकी वकालत भी बंद हो गई, क्योंकि वो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे थे, कोई मुकदमा भी नहीं था। वो तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ही अलग से मुकदमा लड़ रहे थे अपना ही। उन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए एक टोलस्टॉय फार्म की स्थापना की। इसमें अनेक भारतीयों ने भी एक धन भेजा, मतलब एक संगठन की स्थापना की कि मैं इस काम के लिए जो है पैसा लेना चाहता हूँ। तो थोड़े थोड़े भारत के जो भी लोग हैं अपने देश के लोगों से थोड़ा थोड़ा अगर अपना कोई योगदान देना चाहता है, दान के रूप में देना चाहता है, तो वो यहाँ पर पैसा भेज सकता है। तो भारतीय कुछ लोगों ने पैसा भेजा भी था उसमें, तो थोड़ी बहुत गांधी जी की वहाँ पर हेल्प भी हुई। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। अब बारी आती है गोपाल कृष्ण गोखले की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट नेता थे भारत में। तो उन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में यात्रा की 1912 में, और वहाँ की सरकार ने उनका स्वागत किया और भारतीयों के विरुद्ध जातीय भेद के सभी कानूनों को समाप्त करने का आश्वासन दिया। मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले को उम्मीद दी कि हम जो भारतीयों के खिलाफ जितने भी हमने कानून पास किए हैं उन सभी को हम धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। परंतु अफ्रीकी सरकार ने इस बार भी अपना वचन पूरा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ झूठी तसल्ली दी उनको। अतः गांधी जी ने दोबारा सत्याग्रह शुरू कर दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों से 3 पौंड कर लिए जाने का भी विरोध किया। मैंने बताया था ना कि जो भारतीय वहाँ पर परमानेंट रूप से रह रहे थे उन्हें साल का टैक्स देना पड़ता था। तो गांधी जी ने उस टैक्स का भी विरोध किया कि ऐसा टैक्स लेने का आपका कोई हक नहीं बनता जब यहाँ पर जनता जो है परमानेंट रूप से बस चुकी है। तो क्योंकि वहाँ पर रहने वाले अधिकतर मजदूरों की हालत खराब थी और वो कर देने की स्थिति में नहीं थे। मतलब इनकी इनकम ही नहीं होती थी इतनी कि वहाँ पर रहें, अपने परिवार का खर्चा चलाए और टैक्स भी भरें। इस सत्याग्रह में सभी प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया। इस बीच वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो शादियाँ गैर ईसाई पद्धति से हुई है, जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वो सभी शादियाँ जो अवैध घोषित कर दी जाएगी। वो कोई मान्य नहीं रखते, उनकी कोई मान्यता नहीं है जिन शादियों का पंजीकरण नहीं है और जो कि गैर ईसाइयों के साथ हुई है। भारतीयों ने इस फैसले का भी विरोध किया। पहले उस पंजीकरण वाले मैटर का विरोध कर ही रहे थे, अब गांधी जी के लिए एक मैटर और खड़ा हो गया, उसका भी गांधी जी ने विरोध करना शुरू कर दिया। अतः गांधी जी ने 16 साथियों सहित इस कानून को तोड़ते हुए नटाल नगर से जो है ट्रांसवाल पहुंच गए, परंतु उन्हें वहां पर बंदी बना लिया गया। इस समय बिना परमिट के 11 महिलाएं भी टोलस्टॉय फार्म से नटाल पहुंची और हड़तालियों के समर्थन में शामिल हो गई। मतलब महिलाओं की भी एंट्री हो गई इस गांधी जी के साथ आंदोलन में। इसके बाद गांधी जी न्यूकेशल पहुंच गए, वहां उन्होंने आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। सरकार ने आंदोलनकारियों के घरों का पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया। मतलब उनको पानी बिजली प्रोवाइड करवाना बंद कर दिया वहां की सरकार ने। इस बीच गांधी जी 2 बार गिरफ्तार हुए और कुछ समय पश्चात जो है उन्हें थोड़े दिनों बाद छोड़ दिया जाता था। गांधी जी को जेल में गए और थोड़े दिन बाद उनको जो है आज़ाद कर दिया जाता था। जब यह आंदोलन ज़्यादा विकसित हो गया, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे फैल गया गांधी जी का आंदोलन, तो सरकार ने गांधी को जेल भेज दिया। गांधी के अनुपस्थिति के बावजूद मजदूरों ने अपना आंदोलन जारी रखा। परिणाम स्वरूप अनेक आंदोलनकारियों को भी जेल में डाल दिया अंग्रेजी सरकार ने। ये सारा मैटर हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका का, वहीं का मैटर चल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने पहले गांधी जी को जेल में डाला, फिर जो मजदूर गांधी जी के साथ आंदोलन में खड़े हुए थे उनको भी जेल में डाल दिया। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे प्रवासी भारतीयों के साथ इस अत्याचारों का भारत में भी काफ़ी विरोध किया गया, क्योंकि खबर जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे फैल गई। भारत के लोगों को भी पता चला कि जो दक्षिण अफ्रीका में हमारे देश के लोग रहते हैं उनके साथ कौन कौन सा भेदभाव हो रहा है, और गांधी जी उनका साथ दे रहे और उन सभी को जेल में डाल दिया गया है।
लॉर्ड हार्डिंग ने भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार की आलोचना की। लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय भारत में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, उन्होंने भी जो है दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी उनका विरोध किया कि आप ये भारतीयों के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहे, इसका विरोध ज़्यादा हो सकता है जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, गांधी जी, CF एंड्रयूज और गोखले के बीच वार्ता चली, मतलब उनके बाद कुछ बातचीत हुई। अतः दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की जो मांगे थी वो स्वीकार कर ली समझाने पर। इस प्रकार महात्मा गांधी का जो दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह था वो काफ़ी सफल हो गया और वहाँ के भारतीयों को जो है रजिस्ट्रेशन कानून था वो भी उनका बंद कर दिया गया, उन्हें वहाँ पर रहने की अनुमति भी दे दी गई, उनका टैक्स भी समाप्त किया गया। मतलब जो गांधी जी जो जिन जिन चीज़ों का विरोध कर रहे थे उनका सभी बातों का उनका सोल्यूशन कर दिया गया। तो ये था गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का सफ़र। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से वो भारत में वापस आते हैं और यहाँ पर आने पर उन्हें कैसी सिचुएशन देखने को मिलती है और किन किन आंदोलनों को यहाँ पर अटेंड करते हैं, जैसे कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इन सभी आंदोलनों को अटेंड करेंगे और आगे चलकर जो उनका इन सभी में जो है क्या क्या योगदान रहता है और उन्होंने क्या क्या काम किए यहाँ पर आकर। तो इसके बाद जो उनकी भारत यात्रा शुरू होगी, गांधी जी की भारत वापसी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गांधी जी ने कहाँ कहाँ पर भारतीयों को न्याय दिलवाया। जैसे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में भारतीयों को न्याय दिलाया, वैसे उन्होंने भारत में भी भारतीयों को न्याय दिलवाया था। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक मैं आपको इतना डिटेल से करवा दूंगी गांधी जी का कि गांधी जी के ऊपर अगर आपको जीवन परिचय से या फिर इनके आंदोलनों से अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब इस क्लास को मैं आपको PDF जो ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। इस क्लास को आप 2 से 3 बार देखें कि इनका प्रारंभिक जीवन कहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है, कैसे ये दक्षिण अफ्रीका में पहुँचते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि गांधी जी तो भारत के थे, फिर वो दक्षिण अफ्रीका में क्यों गए, वहाँ पर उन्होंने मुकदमा क्यों लड़ा, वहाँ पर उन्होंने भारतीयों के लिए आवाज़ क्यों उठाई। तो ये सारा मैटर मैंने क्लास में आपको समझाया कि किस प्रकार जो है वहाँ पर ये भारतीयों के लिए मुकदमा लड़ते हैं, उनके लिए आंदोलन छेड़ते हैं और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना योगदान दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका भारतीयों के साथ कैसा योगदान था, भारतीयों के साथ इन्होंने वहाँ पर कैसे उनको न्याय दिलवाया। इसके बाद हम भारत की यात्रा इनकी पढ़ेंगे, फिर हम इनके विचारों को भी देखेंगे कि इनकी सोच कैसी थी, इनके राजनीतिक विचार कैसे थे, इनके सामाजिक विचार कैसे थे, इनके धार्मिक विचार कैसे थे। ओके, तो उम्मीद रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम ग्रुप जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपसे लिंक से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर इसको विदाउट स्पेस जो है अगर आप इसको लिखेंगे वहाँ पर ID में तो आपको ये मिल जाएगा। और वहाँ पर मेरी DP लगी हुई है, तो DP में मेरी फ़ोटो है, तो फ़ोटो को देखकर आप जो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं क्विज़ भी डालती हूँ, आप क्विज़ को भी अटेंड कीजिए ताकि आपका जो है ज्ञान बढ़े। वहाँ पर डेली अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना तो आपका अच्छा नॉलेज अच्छा होगा। और यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी क्लास की, और PDF लेने के बाद जो आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हो या फिर PDF से आप इसको टॉपिक को जो है जब आपका एग्ज़ाम होता आप आसानी से पढ़ सकते हो। और बाकी मैं क्लास में जो है लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि पहले लाइन पढ़ती हूँ उसके बाद इसका अर्थ भी समझाती हूँ। तो मैंने एक्सप्लेन अपनी तरफ से पूरा कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है, आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर मुझे क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उस चीज़ को दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।